नमस्कार। अशोक वानखेड़े साहब के साथ साप्ताहिक बातचीत में आपका स्वागत है। ये शो आनंदवर्धन जी करते हैं, लेकिन एक दुखद सूचना है कि उनके कजिन की अभी अभी डेथ हो गई है, तो वो उस कार्यक्रम में चले गए हैं। और मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। लेकिन चूंकि शो मस्ट गो ऑन, तो हम आज ये कार्यक्रम में भाऊ से बात कर रहा हूँ। भाऊ, मुझे जो आपसे सबसे पहले पूछना है कि ये जो एक मनरेगा का नाम बदलने की लोग कहा है कि नाम बदला जा रहा है, उसके दो पक्ष हैं उस बिल को लेकर के। एक नाम बदलने को लेकर के पक्ष है और एक उस एक्ट के भीतर जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, वो थोड़ा ज्यादा समझने की जरूरत है। कि नाम ठीक है, एक नाम उनको लगता है कि महात्मा गांधी का नाम नहीं होना चाहिए। जग जाहिर है कि वो महात्मा गांधी के विचारों से सहमत नहीं होती है ये सरकार की जो विचारधारा है। लेकिन जो भाव उसके अंदर जो अब समस्याएं आ रही हैं, उसमें स्टेट पर बर्डन डाला जा रहा है। स्टेट, शायद भाजपा की जो सरकार है वो भी इस बात का के लिए कंफर्टेबल नहीं है कि 40% हिस्सा उनको देना होगा। कहा जा रहा है कि 60 दिन का गैप होना चाहिए, जो भी क्रॉप सीजन होगा उसमें उनको काम नहीं मिलेगा। ये बहुत जो प्रयास है, ये क्या लगता है आपको, ये क्यों कर रहे हैं मोदी जी, और इसका राजनीतिक इंप्लीकेशन आप क्या देख रहे हैं? देखिए तिवारी जी, सबसे पहले उस दुखद घटना के लिए हम दिवंगत आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान अपने चरणों में उनको जगह दे। अ, जो मनरेगा है, मनरेगा की भी ये मृत्यु ही मानी जा रही है। ये वीबी जी राम जी जो है, ये मनरेगा का राम नाम सत्य है। बेसिकली मनरेगा में सिर्फ नाम नहीं बदला है। ठीक है, महात्मा गांधी से एलर्जी हो सकती है और इसमें कोई नई बात नहीं है। अपेक्षा भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी से कि वो महात्मा गांधी से प्रेम करे। प्रधानमंत्री पूरे विदेश जाते हैं, लेकिन वहां महात्मा गांधी का इतना डंका बजता है कि आपको मजबूरी में महात्मा गांधी का नाम लेना पड़ता है। लेकिन गोडसे के पुजारी महात्मा गांधी का नाम किस अपमान का घूंट पी के बोलते होंगे। अब ये तो चांस मिला उनको कि महात्मा गांधी जी के जगह पे राम का नाम लाना, और ये भी जुगाड़ सिस्टम है। ये मतलब यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि ये लेके जाएगा, तो देखिए कि ये तो पहले मनरेगा था, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। अब है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। जैसे अंग्रेजी हमारे दोनों गुजराती नेताओं की है, उसी अंग्रेजी में उन्होंने ये नाम दिया, क्योंकि आपको राम ये नाम लाना था। तो इसमें हिंदी इंग्लिश मिक्स करके अंग्रेजी के शब्द देवनागरी में लिख के वो आपने वी अब विकसित भारत से इसका क्या लेना देना है, मुझे कोई समझ में नहीं आता। इस पूरे एक्ट में कोई चीजें नहीं है, लेकिन मेजर तीन चीजें हैं इसमें, दो तीन चीजें जो बदलाव है, मेजर बदलाव। ये एक्ट वैसा ही हो गया जैसा जवाहरलाल रोजगार योजना था। जवाहरलाल योजना में कोई गारंटी नहीं हुआ करती थी, लेकिन मनरेगा आपको गारंटी देता था काम की। और ये राइट टू वर्क जो अधिकार है काम का, वो अधिकार के साथ लिंक था। अब इसमें यदि मोटे तौर पे मैं देखूं, तो सिर्फ नाम ही नहीं बदला है, इसमें बहुत सारी सेक्शंस में आपको बदलाव मिलेगा। एक है धारा 4/5। तो केंद्र सरकार प्रत्येक वित्तीय जो वर्ष है, उसमें केंद्र सरकार मानक तय करेंगे रोजगार के। केंद्र सरकार तय करेंगे, राज्य सरकार तय नहीं कर सकती। तो पहले मनरेगा में जो धाराएं थी वो मांग के अनुरूप काम था। अब ये केंद्र तय करेगा कि काम क्या करें, मतलब काम के मानक तय करेगा केंद्र। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ये ग्राम पंचायत को अधिकार दिए थे कि वो क्या काम करवाएंगे। तो ये केंद्र ने पहले अपने हाथ में रखा इसको। दूसरी है धारा 5(1). अब इसमें किन जगह पे, किन राज्यों में, किन दिनों में काम होगा, इसकी अधिसूचना केंद्र सरकार निकालेगा। मतलब उत्तर प्रदेश में यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही काम होना है, तो इसकी अधिसूचना निकालेगा।
राज्य नहीं तय कर सकता कि मेरे यहाँ ये बेरोजगारी है, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा प्रॉब्लम है, यहाँ पे अकाल पड़ा है तो यहाँ मैं काम के बढ़ा दूं। वो राज्य तय नहीं करेगा। अब केंद्र तय करेगा और अधिसूचना जारी करेगा कि आपके उत्तर प्रदेश के इस इलाके में, बुंदेलखंड में ये काम होगा। बाकी क्षेत्र में जरूरत होते हुए भी काम होगा कि नहीं होगा, ये केंद्र की अधिसूचना पे डिपेंड करता है। तीसरा एक जो मुख्य है, वो है कि आपको धारा 4/16 के तहत जो पैसा था, वो केंद्र तय करेगा। रोजगार कितना देना है, ये केंद्र तय करेगा। अभी कोई पूरे इसमें रोजगार कितना होगा, 300 होगा, 350 होगा, 400 होगा, 500 होगा, इसका कोई जिक्र नहीं है। वो केंद्र ने अपने पास रखा। और धारा 22(2) के तहत ये 60-40 का उन्होंने बंटवारा किया। मतलब 60% केंद्र देगा और 40% अनुदान राज्य देगा, जबकि ये 90-10 था। और जो 90 था वो भी पूरा कर नहीं पा रहे थे। कई राज्यों का अभी बकाया बाकी है। कुल मिला के अपने ऊपर जो वित्तीय बोझ है वो राज्यों पे डालना, इस योजना का पूरा क्रियान्वयन केंद्र की उसकी जो बागडोर है वो अपने हाथ में रखना, तो फिर ये विकसित भारत के साथ कैसा जोड़ा जाएगा। और हास्यास्पद है, मांग तो ये हो रही थी कि खेती के काम को भी मनरेगा से जोड़ा जाए। यदि मनरेगा जरूरी है तो फिर गांव में जो खेती है, सारा गांव तय कर लेगा कि इस खेती में हमको इस बार इतने मजदूर लगेंगे गांव में, तो वो मजदूर को मनरेगा के तहत आप यूज कर सकते हैं। मनरेगा में मशीन यूज करने की परमिशन नहीं थी, बाद में देनी आ गई। कुछ जगह दी, कुछ जगह नहीं दी, ये हो गया। मनरेगा को इन्होंने फॉरेस्ट के साथ कुछ जगह जोड़ा कि फॉरेस्ट का प्लांटेशन मनरेगा के द्वारा किया जाए। आपको एसेट बिल्डिंग में मनरेगा कैसा यूज कर सकते हैं, इसको काम करना था। आपको आपको नाम बदलना था, नाम बदल दीजिए। सीधा नाम लिख देते ना, श्री राम रोजगार ग्रामीण रोजगार योजना, काम खत्म। ये अंग्रेजी हिंदी करके जुगाड़ करके राम लाने की जरूरत नहीं थी। नहीं भाव, मुझे एक बात समझनी है। जो मैं समझ पाया हूं, ये पहले क्या थी कि ये डिमांड ड्रिवन एक गारंटी स्कीम थी। मांग के अनुसार देखिए रोजगार कैसा होता है। मनरेगा क्या था भाई, मनरेगा ये जुगाड़ था काम देने का। यदि देश में काम नहीं है, अकाल है, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, बाढ़ है, तो फिर ऐसे में कामकाज ठप हो जाता है। फिर काम कहाँ करें। ये बेसिकली वसंतराव नाइक के समय महाराष्ट्र में रोजगार हमी योजना के नाम से शुरू हो गया था। जब अकाल पड़ा था तो रास्ते के साइड को प्लांटेशन या गड्ढे खोदना, तो इसीलिए वो नरेंद्र मोदी उनको गड्ढे खोदने वाली योजना बोलते थे, क्योंकि उस जमाने में गड्ढे खोद खोद के वाटर कंजर्वेशन या इसी इसी टाइप के काम होते थे। फिर इसको जवाहर रोजगार योजना में रूपांतरित किया और उसके बाद एक गारंटी दे दी 2005 में। और एक गारंटी के साथ कम से कम 100 दिन का काम आपको मिलना ही था। इन्होंने 125 किया। 125 करने के लिए पूरा नाम और पूरा एक्ट बदलने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 जगह अमेंडमेंट करना था आपको। नाम करना था तो आप करते कि जय श्री राम रोजगार ग्रामीण रोजगार योजना, काम खत्म। उसको तो आप और एग्जीक्यूटिव दूसरा ऑर्डर से भी कर सकते हैं, उसके लिए बिल लाने की एग्जीक्यूटिव जरूरत ऑर्डर नहीं से है। कर सकते। और उसके बाद आप ये कह सकते थे कि भाई 120 100 की जगह 25 दिन एक्स्ट्रा कर दिए, क्योंकि ट्राइबल एरिया में ऑलरेडी 125 थे, अब इन्होंने 150 कर दिए। सवाल है पिछले 5 साल का यदि एवरेज देखा जाए तो 50 दिन ही काम दे पाई सरकार। जब आप पूरे 100 दिन का भी बैकलॉग पूरा नहीं कर पाते हैं, ये 5 साल का एवरेज है जो सरकारी आंकड़ों में ही है, तो फिर आप कैसा। अच्छा, दूसरी बात है कि आज हमारे यहाँ कई राज्य ऐसे हैं जिनका जीडीपी डेब्ट रेशो यानी कर्जा और सकल उत्पाद, इसका रेशो देखा जाए तो 40% का बैठता है, जो अलार्मिंग माना जाता है। 30 में डगमगाने लगती है अर्थव्यवस्था, ये 40% क्रॉस कर चुकी है। खासकर कोविड के बाद राज्य कर्जों के नीचे डूबे हुए हैं। महाराष्ट्र में अभी बजट हुआ, विंटर सेशन हुआ नागपुर में, वहां पूरक बजट के लिए मांग की गई।
क्योंकि आपने चुनाव के टाइम पे लाडली बहना लॉन्च की, उसका बजट में प्रोविजन ही नहीं था। महाराष्ट्र में करीब करीब 10 लाख करोड़ का कर्जा है, 1.5 2 लाख का डेफिसिट बजट है, और ये खर्चे हैं, कहां से देंगे? अब ये मनरेगा का भी खर्चा आ गया, ये भी कहां से देगा? आप बिहार में देखिए, बिहार अभी लेटेस्ट उदाहरण है। बिहार में टोटल बजट बिहार का पिछला 3,18,000 करोड़ था। आपने 10-10 हजार रुपए देके एक बजट में एक बड़ा डेंट मारा, और आपने बोला जीविका दीदी को हम 2-2 लाख रुपए देंगे। अब 1,51,00,000 महिलाओं को आपने 10-10 हजार रुपए दिए, उसमें से छाट के आपने 1 करोड़ महिलाओं को भी 2 लाख देना है, तो ये 2 लाख करोड़ हो गए। जिस राज्य का बजट 3 लाख करोड़ 3,18,000 करोड़ है, वहां से 2 लाख करोड़ यदि इसमें दोगे जीविका दीदी को, तो राज्य चलाओगे कैसे? लाडली बहना का कंसेप्ट मध्य प्रदेश में लाए थे ये शिवराज मामा, ये तो अब मनरेगा इन्हीं का बिल लाया होगा। अब उनके राज्य में स्थिति मामा ने ये कर दी है कि हर महीने आपको सैलरी लेने के लिए सरकार 2,000 करोड़ का ऑन एन एवरेज लोन देती है। कई योजनाएं बंद कर दी, तीर्थ क्षेत्र योजना, भाई बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाएंगे। ये सारे देखिए, तीर्थ यात्रा भी आदमी तब करता है जब घर में सब कुछ सेटल्ड हो जाता है, शादियां हो जाती है, कुछ हो जाता है। अब घर में बच्चे बोलते हैं कि पापा पैसे है, जरा आप तीर्थ घुमाओ। कोई खेती बेच के तीर्थ नहीं करता। जिस राज्य पे करोड़ों का, लाखों करोड़ रुपए का कर्जा है, वो तीर्थ यात्रा के लिए भेज रहा है लोगों को। ये मजाक नहीं तो क्या है? और राज्यों को दे क्या रहे हो आप? आप कह रहे हो कि जीएसटी बढ़ रहा है, लोगों को भी लगता होगा कि जीएसटी बढ़ के आ रहा है, 1 लाख करोड़ 1.25 लाख करोड़ जीएसटी क्रॉस कर गया। जीएसटी है तो राज्यों का शेयर ज्यादा मिलेगा। अब दर्शकों को भी कभी कभी जीएसटी के आंकड़े पढ़ने चाहिए। 3 स्लैब में जीएसटी आता है, स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी और आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी में जो चीजें हम आयात करते हैं उसके ऊपर के टैक्सेस होते हैं। ज्यादातर इंटीग्रेटेड रेवेन्यू में वही है। कई बार केंद्र और राज्य का जीएसटी से ज्यादा आईजीएसटी आता है, क्योंकि आयात की कॉस्ट एकदम बढ़ गई। रुपया जितना नीचे जाएगा उतना आयात महंगा होगा। जो $2 की चीज हम लाते थे, जब रुपया 60 रुपए था तो 120 रुपए में आती थी, अब वो 200 रुपए हो गई है, तो टैक्स 200 रुपए पे लगेगा। तो रुपया नीचे जा रहा है, उसका पैसा बढ़ रहा है, तो राज्यों के पास पैसा नहीं आ रहा है। जीएसटी बढ़ रहा, मेरा कहने का तात्पर्य है कि जीएसटी बढ़ने का मायना राज्यों के पास पैसा नहीं आ रहा है। हाँ, राज्य लिटरली दे आर ब्लीडिंग इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली वो जख्मी हो पड़े हैं। और ऐसे में आप मनरेगा का यदि 40% उन पे दादोगे, और वो भी आप कहोगे, मतलब आगे यही होने वाला है, तिवारी जी बोलेगा आप अपना 40% लगाओ, उसके बाद 60% हम बाद में देंगे। हाहाकार मचेगा राज्यों में। नहीं, जैसे भाव मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा कि कुछ बीजेपी के एमपीज भी चाहते हैं कि इस बिल को अभी फिलहाल सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए या जेपीसी बना दी जाए, क्योंकि ये उन्हें भी मंजूर नहीं है। हो क्या रहा है भाव भाई कि स्टेट्स इतना सेंट्रलाइज कर ले रहे हैं मोदी जी किसी भी स्कीम में। जीएसटी का सारा पैसा पहले कटेगा तो जाएगा सेंटर को, वहां से आएगा स्टेट को, स्टेट्स का पैसा बकाया है। ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री तो चिल्ला के कह सकते हैं क्योंकि वो अपोजिशन के हैं। बेचारे जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वो तो अपना अपना दुखड़ा रो भी नहीं सकते हैं कि साहब मेरा पैसा नहीं, तो रिलीज करिए, हम भाजपा कहां से के आपके आपके मुख्यमंत्री तो कम से कम बोल सकते हैं कि हमको केंद्र ने पैसा नहीं दिया। आप मुझे बताइए, क्या यादव साहब बोलेंगे मध्य प्रदेश के? क्या नहीं। फडणवीस बोलेगा महाराष्ट्र से? क्या वो शर्मा जी बोलेंगे राजस्थान से? साहब बोलेंगे वहां से, छत्तीसगढ़ से? अरे ये रबर स्टैम्प लोग हैं, ये सामने खड़े नहीं होते, बैठते नहीं चेयर पे, गले में से आवाज नहीं निकलती उनकी। ये कहा अपने राज्य के लिए लड़ने वाले हैं? तो ऐसे मेरा में नरेगा ये मनरेगा, मैंने पहले ही कहा था आपको, इन्होंने मनरेगा को जब छोड़ा, जब इन्होंने बहुत सारी योजनाएं केंद्र की बंद कर दी थी जो पुरानी सरकार में चलाई, और उसके बाद ये कहा कि मनरेगा को हमने इसलिए कंटिन्यू रखा है क्योंकि मनरेगा ये यूपीए सरकार की विफलता का स्मारक है।
लेकिन 11 साल में इसी मनरेगा ने रोजगार के प्रति जो लोग रास्ते पे उतरते, उसको रोका इसी मनरेगा ने। ये ये कुपड़ राजनेताओं को बाद में समझ में आ गया। अब उनको लगता है कि मनरेगा बहुत ज्यादा क्रेडिट ले रहा है, तो इसको खत्म करो, इसको पूर्ण अपने हाथ में ले लो। ग्राम पंचायत तय करेगी ना कि उसके गांव में क्या जरूरत है। दिल्ली में बैठा हुआ नौकरशाह और दिल्ली में बैठा हुआ नेता थोड़ी ना तय करेगा, जिसको ये पता नहीं मूंगफली ऊपर लगती है कि नीचे लगती है। ये तय करेगा गांव में क्या जरूरत है। तो ये बेसिकली मनरेगा ग्रामीण से जुड़ा हुआ था और ग्रामीण से पंचायती राज से जुड़ा हुआ था। ये सारी लिंक आपने तोड़ दी, पूर्ण आपने हाथ में ले लिया कि आपके राज्य में कहाँ काम होना ये सरकार तय करेगी। सरकार उसमें अधिसूचना जारी करेगी कि महाराष्ट्र के विदर्भ में या गुजरात के कच्छ में या मध्य प्रदेश के महाकौशल में काम होगा। वो राज्य नहीं तय करेगा। तो कुल मिलाकर एक अच्छी योजना खत्म करने का प्रयास हो रहा है। योजनाएं खत्म होगी, मैं बार बार कह रहा हूं, ये टोटली पीपीपी मॉडल पे चल रहा है देश, या आगे पीछे ये चाइना मॉडल पे जाएगा। ये सब कुछ केंद्र कंट्रोल करेगा और गिने चुने उद्योगपतियों को हाथ में दिया जाएगा। कुछ दिनों के बाद कोई एक रोजगार की एक कोई कंपनी खुलेगी अडानी सेठ की, और ये कहेंगे कि भाई 4 राज्यों का पैसा अडानी को दिया जा रहा है और अडानी रोजगार तय करेंगे। अडानी के पास सरकार का काम नहीं है ये रोजगार लोगों को देना, ये अडानी का काम है, उद्योगपतियों का काम है। तो अडानी का सेठ का एक कंपनी होगी, वो आपके यहाँ तय करेगा कि मनरेगा का पैसा कैसा बटेगा। सर मैं नरेगा को मैं एक और बहुत बड़ा श्रेय देता हूं कि आपको सर याद हो कि जब 2008 में एक डिप्रेशन का दौर था, पूरी दुनिया में मंदी छाई हुई थी, अमेरिका जैसा देश स्ट्रगल कर रहा था, तो हमारा देश कैसे बचा था? उसमें 2 मुख्य कारण थे। एक, नरेगा लागू हुई थी, मजदूरी गांव में बढ़ रही थी, लोगों के हाथ में पैसा जा रहा था नरेगा के थ्रू, इन जनरल चारों तरफ थोड़ी मजदूरी बढ़ गई थी, लोग की जो बाइंग कैपेसिटी है वो मेंटेन हो गई थी। 6 पे कमीशन लागू हुआ था, तो जो सरकारी वर्ग है उसको एक बड़ा एरियर मिला था, बड़ा फंड मिला था। वो 2 ऐसे काम हुए थे उस समय जिससे कि हमारी इकोनॉमी संभली रही और हम लोग उस ढंग से हम लोगों को मार नहीं पड़ी जिस ढंग से बाकी दुनिया को पड़ी थी। तो रोजगार के अलावा एक बहुत बड़ा श्रेय नरेगा का ये भी जाता है कि लोगों के हाथ में पैसा आया उस समय और अभी तक आ रहा क्या है। होता है देखिए, उसको उन्होंने चौपट कर दिया। आप हायर मिडिल क्लास के हाथ में पैसा दोगे तो वो इन्वेस्ट करेगा, शेयर मार्केट में करेगा, बैंक में करेगा, गोल्ड में करेगा। गरीब के हाथ में पैसा जाता है, वो तुरंत मार्केट आता है, और जब पैसा मार्केट में आता है तो आपका ये जो इकोनॉमी का पहिया है घूमना शुरू कर देता है। बाइंग कैपेसिटी बढ़ती है तो चीजें डिमांड निकलती है तो थोड़ी महंगाई का थोड़ा टिंच हो जाता है, लेकिन उसको कंट्रोल कर सकती है सरकार। फिर उसके बाद डिमांड बढ़ती है तो प्रोडक्शन बढ़ता है, तो रॉ मटेरियल का पूरा टेक ऑफ बढ़ता है। एक सर्कल है। लेकिन तब एक बड़े इकोनॉमिस्ट देश चला रहे थे, पूरा विश्व जिसके सामने नतमस्तक था, खासकर अर्थशास्त्री के तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो मनमोहन सिंह डॉक्टर थे, इकोनॉमी के डॉक्टर थे, ऐसा बोले तो कोई गलत नहीं होगा। और एक झोला छाप डॉक्टर है, झोला उठाने की बात करते हैं और देश को ऐसे मोड़ पे लेके जा गए कि जहां 54 लाख करोड़ देश पे कर्जा था, आज 200 लाख करोड़ के ऊपर चला गया है। कौन से विकास की विकसित भारत 2047 में कौन सा विकसित भारत करेगा? यदि इनको लगता है कि लोगों के ऊपर कर्जा होने से ही विकसित भारत होगा, तो फिर वैसे ही सही। हर आदमी के ऊपर 10-10 लाख रुपए कर्जा होगा इस देश के, तब इनको समझ में आ जाएगा कि मैंने सबको 10 लाख रुपए के लायक बना दिया, सब पे कर्जा है। या विकसित भारत का इनका सपना यदि अडानी और अंबानी ही है, तो उनका तो विकास हो ही रहा है। जी भाव, मुझे एक और सपने की बात करनी जल्दी से भाजपा की, वो है एक एसआईआर। एसआईआर पर जरा मैं आपसे विस्तार में बात करना चाहता हूं, क्योंकि एसआईआर का प्रयोग बिहार में बहुत सफल रहा, भाजपा के हिसाब से बहुत ही सफल रहा। उन्होंने जोश में आकर के 12 राज्यों में और शुरू करा दिया। यूपी में क्या हुआ कि नंबर ऑफ वोटर्स इतने हैं कि बता रहे कि 4 करोड़ फॉर्म ही नहीं वापस आए, यहाँ इनको लग रहा है मेरा वोट कम हो रहा है। बंगाल में खुद फंस गए हैं, बंगाल में ममता बनर्जी ज्यादा बाजी मार ली है। और जो ये पूरा एसआईआर है, इस पे जरा हमें समझाइए कि ये भाजपा अल्टीमेटली ये कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, क्या किधर जा रहा है ये? देखिए, एसआईआर जो है
ये इन्होंने बिहार में किया, कहीं ना कहीं विरोधी पार्टियां कमजोर पड़ गई, लेकिन ममता ने पहले ही कमर कस ली थी। तो जो ये ममता के ऊपर जो इनके आरोप थे, खासकर बंगाल में, कि ममता जो चुनाव जीत रही है वो 1.5 करोड़, 1 करोड़ से 1.25 करोड़ से के आसपास उनका ये था कि भाई 1 से 1.25 करोड़ के आसपास ये घुसपैठिए हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशी। ये लगातार पार्लियामेंट में बोला जा रहा था, ये लगातार वहां बोला जा रहा था, सभाओं में बोला जा रहा था। अब जब हमारे यहाँ चुनाव सुधार प्रक्रिया पे 10 घंटे की चर्चा हुई जिसमें एसआईआर मुक्त था, वहां पर भी सभी ने एक ही बात कर दी कि वहां पे वो है भाई साहब, यहाँ पे घुसपैठियों के ऊपर सारा जोर था। अब बिहार में जो चुनाव की एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट, फाइनल ड्राफ्ट आया, उसमें एक भी घुसपैठिया नहीं मिला, एक भी। अब पहला ड्राफ्ट, फर्स्ट ड्राफ्ट जो आया है, वो जो है उसके आंकड़े बंगाल के सामने आए और वो आंकड़े फिर बीजेपी को मुंह पे गिराते हैं। जहां बीजेपी 1 करोड़ से 1.25 करोड़, उनके लीडर ऑफ अपोजिशन 1 करोड़ बोल रहे थे, 1.25 करोड़ उनका जो मंत्री है केंद्र में वो बोल रहा था बंगाल से। लेकिन क्या आ गया, 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट, पहली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हुई। कुल 58,20,998 नाम हटाए गए। अब इसमें टोटल मतदाता 7 करोड़ के आसपास है, तो ये 4% के आसपास बैठता है। अब इसमें 24 लाख तो वो लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई, 20 लाख जो है जिन्होंने स्थानांतरित कर लिया, 12 लाख से अधिक लोग हैं जिनका पता नहीं मिला, मतलब ये 12 लाख लोगों के नाम जुड़ भी सकते हैं, और 1.38 यानी 1,38,000 मत जो थे वो डुप्लीकेट एंट्री थे, वो काटे गए। इसमें सबसे जो अहम आंकड़ा है वो है घोस्ट वोटर, फर्जी वोटर। फर्जी वोटर का जो फील्ड वेरिफिकेशन चुनाव आयोग कह रहा है, घर घर जाके जो फील्ड वेरिफिकेशन किया, उसमें 1,83,328 फर्जी वोटर मिले। ये सारे आंकड़े मैंने आपको दिए फर्जी वोटर के नाम, मतलब लोग नहीं मिले उनके, जो डुप्लीकेट थे उनके, जो स्थानांतरित हो गए वो, और मृत्यु हो गए वो। इनमें एक भी वोटर घुसपैठिया नहीं मिला। अब चुनाव आयोग ने 6 तारीख, 16 तारीख से जनवरी के फर्स्ट वीक तक समय दिया है कि आप यदि आपका नाम जुड़वाना चाहते हैं तो आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं और वो रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। इसमें वो 12 लाख लोग हैं जिन लोगों का जगह नहीं मिली, या जगह जहाँ गए तो वहां थे नहीं वो, तो वो लोग जो है 12 लाख लोग जुड़ने के चांस है, उसमें से 2-4 लाख लोग जुड़ भी सकते हैं। लेकिन शिवेंदु अधिकारी कहते हैं अरे भाई ये तो पहली लिस्ट है, फाइनल लिस्ट में देखना 1 करोड़ घुसपैठिया मिलेंगे। अब मुझे बताइए फाइनल लिस्ट और फर्स्ट लिस्ट में क्या फर्क होता है? पहला ड्राफ्ट आता है जिसमें ये अब जो लोग मृत्यु पा गए हैं उन 24 लाख में से कोई जीवित होगा तो वो फॉर्म भरेगा। जो स्थानांतरित हो गया, नहीं नहीं मैं स्थानांतरित नहीं हो गया, मैं तो यहीं रहता हूं, वो फॉर्म भरेगा। इसमें एडिशन होने की जुगाड़ है ना, इसमें डिलीशन का जुगाड़ कहाँ है अभी? अच्छा, और घर घर जाके सत्यापित करने के बाद भी यदि आपके पास फर्जी वोटर एक भी नहीं मिला, मतलब एक भी आपको घुसपैठिया नहीं मिला, तो घुसपैठियों के नाम से क्या आप हिंदू मुसलमानी करना चाहते हो क्या? बाबू, मैं एक छोटा सवाल जरा पूछ लूं आपसे। जहां तक मुझे पता है कि शायद एसआईआर के जो एसओपी उसमें ये कहा गया है कि जो फील्ड वेरिफिकेशन के दौरान अगर कोई ऐसा आदमी मिलता है, ऐसा कोई घर मिलता है जहां पे इनको ये लगे बीएलओस को कि वो विदेशी नागरिक हो सकता है, उसकी एक अलग सूची बना करके डीएम ऑफिस में देनी है। तो क्या डीएम ऑफिस की तरफ से कोई ऐसी सूचना आ रही है कि यहाँ हमारे पास इतनी इतनी अरे शिकायतें आई है बाबा, कि ये लोग? सुप्रीम कोर्ट भाई, डीएम ऑफिस में सूची दोगे आप? डीएम ऑफिस में सूची दोगे, वो सूची ऊपर चुनाव आयोग को पहुंचाओगे कि नहीं पहुंचाओगे?
क्योंकि जिसका नाम जो विदेशी आदमी मिला उसकी सूची आपने डीएम को दी, साथ में उसका फॉर्म भर के उसका नाम डिलीट किया। नाम भी डिलीट करोगे कि नहीं? तो जब उसका नाम डिलीट करोगे मतदाता सूची से, तो किस कैटेगरी में करोगे? घुसपैठिए के कैटेगरी में करोगे, विदेशी नागरिक के कैटेगरी में करोगे? तो बिहार में कितने विदेशी कैटेगरी में लोग मिले? ये सर्वोच्च न्यायालय ने जब अफिडेविट मांगा तो उन्होंने कहा कि एक भी नहीं मिला, अफिडेविट दिया। इसीलिए सूर्यकांत की बेंच ने उस दिन कहा डिस्कशन के अंदर कि ये बहुत अच्छी है एसआईआर, क्योंकि ये घुसपैठियों का डर था, लेकिन बिहार में एक घुसपैठी नहीं मिला। बंगाल में आज भी पहले ड्राफ्ट में एक घुसपैठी नहीं है। अब वो शुभेंदु अधिकारी 1.25 करोड़ की लिस्ट लेके घूम रहे हैं, उनको ही देना है 1 करोड़ की लिस्ट, अब कौन घुसपैठी है। जबान में हड्डी नहीं, किसी को भी बदनाम करने के लिए, किसी को भी, कोई भी बंगला बोलने वाला मुसलमान बांग्लादेशी थोड़ी ना होगा। ये डिवीजन अंग्रेजों ने किया था बंगाल का, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल बाद में पाकिस्तान चला गया था, पूर्वी बंगाल हमारे पास रह गया था। तो भाषा एक है, खान पान एक है, एक ही राज्य था। तो आप हर बांग्ला बोलने वाले मुसलमान को बांग्लादेशी कहोगे और हिंदू को क्या कहोगे? बंगाल में भी हिंदू है, मतलब बांग्लादेश में भी हिंदू है, वहां मंदिर टूटते हो तो यहाँ आप तलवार लेके घर से रास्ते पे निकल लेते हो। वो हिंदू को क्या कहोगे आप? वो बांग्लादेशी नहीं है, वो बांग्लादेशी हिंदू है, वो बांग्लादेशी मुसलमान है, ये भारतीय मुसलमान है, ये भारतीय हिंदू है। लेकिन एक नरेशन बनाने का ये हमेशा बदनाम करने की बात होती है। लेकिन मुझे लगता है कि वोट चोरी का मामला अब लोगों के जहन में उतर गया है, ये परसेप्शन बन चुका है। अब लोगों को भी समझ में आया है। देखिए जहां जहां चुनाव होते हैं, आज बिहार में जाइए आप, बिहार के लोग मिलते हैं, बोलते हैं कि हमने तो ऐसा नहीं किया, पता नहीं कैसे जीत गए। महाराष्ट्र में अभी भी विधानसभा की चुनाव को लेकर लोग कहते हैं कि पता नहीं कैसे जीत गए। बिहार में कई जगह पे मतदाता में ऐसे लोग थे कि जिन जो उम्मीदवार थे इंडिपेंडेंट, बूथ पे उनको भी एक वोट भी नहीं मिला, उनको उनका खुद का वोट भी नहीं मिला बूथ पे। नहीं, जो ज्यादा चिंताजनक बात है बाबू वो यही है कि जब वो ये बात कहते हैं ना कि 1.25 करोड़, तो बंगाल में रहने वाले हर मुसलमान को वो कुछ बाहर से बांग्लादेश या कहीं से आया हुआ मैंने एक वही डिलेजिटिमाइज कहा, करते हैं। आपको हर मुसलमान दुश्मन क्यों दिखता है? हाँ, वो प्रयास वही है बताने का। क्यों दिखता है? सारा प्रॉब्लम वो है। एक तरफ संघ कहता है कि मुसलमान का डीएनए भारतीय है और मुसलमान इस देश में जरूरी है, ये कहते हैं कि हमको मुसलमान नहीं चाहिए। ये गोली मारो वाली बात करते हैं, वो साथ में बिठाने वाली बात करते हैं। डबल स्टैंडर्ड तो पहले से चल रहा है इनका। जी। तो भाऊ हम लोग आज के लिए इस बातचीत को यहीं खत्म करेंगे और धन्यवाद। अगले हफ्ते फिर आपसे बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। धन्यवाद।